नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं धुलाई की। जी हां, धुलाई, राजनीतिक धुलाई की भी और गंदगी यानी भ्रष्टाचार की धुलाई की भी। कुछ साल पहले तक दो विज्ञापन बड़े मशहूर हुए थे, आपने सुने होंगे। एक में एक महिला दूसरी महिला को देखकर, या एक व्यक्ति, एक शख्स दूसरे शख्स को देखकर कहता है, भला इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। और दूसरा विज्ञापन होता था, दाग अच्छे हैं। दोनों ही डिटर्जेंट पाउडर से जुड़े हुए विज्ञापन थे। लेकिन आज बात दरअसल डिटर्जेंट से आगे बढ़कर वॉशिंग मशीन पर आ गई है। और ये जो वॉशिंग मशीन है, ये क्या है? आज कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देख सकते हैं बाकायदा एक वॉशिंग मशीन भी रख दी उन्होंने और इसको नाम दिया बीजेपी वॉशिंग मशीन। और इसमें एक टी शर्ट डाली गई। उस टी शर्ट पर दाग थे, धब्बे थे, भ्रष्टाचार के, आतंकवाद के, मनी लॉन्ड्रिंग के, स्कैम्स, टेररिज्म, रेपिस्ट। और इस टी शर्ट को जब मशीन में डाला जाता है, और बाकायदा वहां उनके वरिष्ठ नेता बैठे हुए थे, पवन खेड़ा, वो कहते हैं अब सारे नॉब्स दबा दो, अब घुमा दो, और उसके बाद टी शर्ट क्या निकलती है? बिल्कुल साफ टी शर्ट, उस पर बीजेपी भी लिखा हुआ। तो दरअसल यहां पर गंभीर आरोप लगा रही है कांग्रेस कि जी विपक्ष पर बेजा कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार की सफाई के नाम पर, और बीजेपी के पास जो चला जाता है वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। बाकायदा 21 ऐसे मामलों का जिक्र किया। एक लंबी फेहरिस्त कांग्रेस ने जारी कर दी, जिसमें बीएस येदियुरप्पा, जो रेड्डी बंधु हैं बल्लारी के, अब जनार्दन रेड्डी कांग्रेस का हिस्सा हो गए हैं, माइनिंग घोटाले में इनका नाम था, शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला, रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सीबीआई के केसेस इन पर चले। गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम ले दिया कि दिसंबर 2014 में सरकार आने के बाद सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में क्लीन चिट मिली। मोहित कंबोज 67 करोड़ की हेरा फेरी का आरोप, मुकुल रॉय नारदा शारदा स्कैम में उनका नाम था, शुभेंदु अधिकारी नारदा स्कैम, हिमंता बिस्वा शर्मा, इनके ऊपर पीपीई किट सप्लाई स्कैम का आरोप, नारायण राणे कई मामले इनके खिलाफ दर्ज, मिथुन चक्रवर्ती शारदा चिट फंड स्कैम, सोवन चैटर्जी ये भी शारदा में नाम, वाईएस चौधरी, ईडी ने बैंक फ्रॉड का मामला दर्ज किया था, ये टीडीपी से आए हैं बीजेपी में, सीएम रमेश 100 करोड़ का आयकर चोरी का आरोप, अजित पवार सिंचाई घोटाला, हसन मुशरीफ कोल्हापुर बेस्ड शुगर मिल और सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री स्कैम में इनका नाम, प्रफुल्ल पटेल ये ताजा नाम है, और यहां पर प्रफुल्ल पटेल पर हमें गौर भी करना होगा। प्रफुल्ल पटेल एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस विलय के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री थे। इन पर अवैध पैसा कमाने का आरोप लगा, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। 2 दिन पहले ही सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। 8 महीने हुए हैं इन्हें बीजेपी से हाथ मिलाए। छगन भुजबल का भी उन्होंने नाम लिया, अशोक चौहान पुराने कांग्रेसी, आदर्श घोटाला जो था, आदर्श हाउसिंग स्कैम, और इसके अलावा 2 और नेताओं का, ये तो 19 नाम हो गए, ये बीजेपी में आए। और पार्टियों पर भी दबाव बनाने के लिए और बीजेपी को समर्थन देने के लिए क्या खेल किया जाता है, इसका जिक्र या आरोप लगा रही है कांग्रेस। वाईएस जगनमोहन रेड्डी कि सीबीआई ईडी के केसेस हैं, लेकिन वहां कोई समन नहीं होते, वहां कोई दस्तक नहीं दी जाती। और विजय साई रेड्डी ये भी जगन रेड्डी की पार्टी के ही नेता हैं। अब ये बात तो
बहुत दिनों से आम है कि ईडी के 95% केसेस वो विपक्षी नेताओं पर हैं। ईडी मतलब जो केसेस राजनेताओं पर कर रही है, मैं सारे केसेस की बात नहीं कर रहा हूं। और सीबीआई का भी आंकड़ा वही है, 124 कुल मिलाकर मामले दर्ज किए सीबीआई ने 2014 से अब तक, और उसमें से 118 विपक्षी नेताओं के खिलाफ और 121 मामले ईडी ने दर्ज किए या कार्रवाई की 115 विपक्षी नेताओं के खिलाफ। तो दोनों का आंकड़ा 95% हो जाता है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एबीपी न्यूज का मेरा यह साफ मानना है, भ्रष्टाचारी की जगह जेल में होनी चाहिए, पर हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब क्या एक तरफा कार्रवाई हो रही है, या विपक्ष के कबर्ड में इतने स्केलेटन्स हैं कि कार्रवाई थमने का नाम ही नहीं ले रही? और बीजेपी ये आरोप लगाती है और ये दावा भी करती है कि शराब घोटाले की बात हो, चाहे अरविंद केजरीवाल, उससे पहले संजय सिंह, उनसे पहले मनीष सिसोदिया, अदालत जमानत दे देती। अगर गैर वाजिब कार्रवाई थी, पर इसमें पीएमएलए कानून में जो संशोधन किए गए हैं वो भी सामने आते हैं, वहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहां थोड़ा सा आम आदमी के जहन में, आपके मेरे जहन में थोड़ी कंफ्यूजन, थोड़ा सा असमंजस भी आ जाता है। अरविंद, मनीष और संजय सिंह का मैंने जिक्र किया, इसके अलावा के कविता अब बीआरएस एनडीए का हिस्सा नहीं बनी। बहुत से लोग कहते हैं कार्रवाई तभी से तेजी से वो पहिया घूमने लगा। आज की ताजा खबर यह है कि कैलाश गहलोत को भी शराब घोटाले में समन दिया गया है। यह दूसरा समन है, 5.5 घंटे पूछताछ हुई। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि आतिशी सिंह, जो अब बहुत ही अहम मंत्री हैं दिल्ली कैबिनेट की, क्योंकि मुख्यमंत्री तो जेल में हैं, उनके बारे में भी पूछताछ की गई। खबर यह आ रही है आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं को गोवा में समन दे दिया गया है। और सियासी गलियारों में यह चर्चा भी आम हो रही है कि इनमें से कुछ लोग सरकारी गवाह बन सकते हैं और ट्रेल आतिशी सिंह तक भी पहुंच सकती है। कैलाश गहलोत ने कह दिया मुझे नहीं पता क्या लेन देन हो रहा था क्या नहीं, और आतिशी के पास कुछ पैसा आया या नहीं। इसके अलावा सत्येंद्र जैन, हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, संजय राउत, ये विपक्षी खेमे के वो लोग हैं जिनको समन दिए जा रहे हैं या कार्रवाई इनके खिलाफ की जा रही है या की जा चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और विपक्ष हार की आशंका के चलते भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस कार्रवाई के खिलाफ अब लामबंद होती दिख रही है? शराब घोटाला दरअसल बीजेपी ने सबसे पहले नहीं उठाया, इसे उठाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। इस बात को भी हमें जहन में रखना होगा। पर यह जो कार्रवाई हो रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स सामने आते हैं, उसमें 50% बीजेपी के खाते में जाते हैं पैसे, और 50% में बाकी पूरी राजनीतिक जमात, सत्ता पक्ष के घटक इंक्लूडेड, वो समा जाते हैं। और जब यह लेखा जोखा 21 मार्च को एसबीआई चुनाव आयोग को सौंप देती है और डाउनलोड होने का प्रोसेस जारी होता है, सार्वजनिक हो रही थी जब जानकारी, तो अरविंद केजरीवाल को उठा लिया जाता है। और उसके बाद ईडी की कार्रवाई और तेजी पकड़ती दिखाई देती है। तो क्या यह कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है? और इसमें भी कांग्रेस आरोप यह लगाती है कि 210 करोड़ की पहले नोटिस आ गया आयकर विभाग का, 135 करोड़ तो रोक दिए गए, फ्रीज कर दिए गए, या एजेंसीज ने अपने खाते में ले लिए, और अब 1800 करोड़ से ऊपर का भी एक नोटिस आ गया है। अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में कहते हैं कि मुझसे सवाल अगर पूछे जा रहे हैं शराब घोटाले में, क्योंकि मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं अपनी पार्टी का,
तो बीजेपी से भी सवाल होने चाहिए। ईडी को वहां भी कार्रवाई करनी चाहिए। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं और उनमें से ऐसे लोग भी जो पाकिस्तान से फंडिंग लेने के आरोपी थे वो पैसे दे रहे हैं, या फ्यूचर गेमिंग पैसा दे रहा है जिसकी कोई वेबसाइट नहीं, कोई एड्रेस नहीं। 5 में से 3 सबसे बड़े डोनर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी, और खास जिसका जिक्र किया अरविंद केजरीवाल ने, शरद रेड्डी औरबिंदो फार्मा का डायरेक्टर रह चुका है, अब सरकारी गवाह है। शराब घोटाले मामले में वो 55 करोड़ रुपए, यानी कि औरबिंदो फार्मा उसकी कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड्स दानवीर बन जाती है, चंदा देती है बीजेपी को, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? या ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल है विपक्ष का? इसी पर आज चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बीजेपी की वॉशिंग मशीन या भ्रष्टाचार का ऑपरेशन क्लीन, और विपक्ष को हार की टेंशन या एक तरफा हो रहा है एक्शन? चर्चा में मेरे साथ देश के दिग्गज पत्रकार हैं, बरसों बिता दिए, खपा दिए राजनीति को ट्रैक करते करते। दिबांग है मेरे साथ, स्टूडियो में ही मौजूद हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार अभिज्ञान प्रकाश, सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक हमारे देश के संजय कुमार, और वरिष्ठ पत्रकार सीधी बात करते थे, सीधा सवाल पर मौजूद हैं प्रभु चावला। और प्रभु, मेरा सीधा सवाल, जो पहला सवाल आज मैंने पूछा भी है, यह बीजेपी की वॉशिंग मशीन है या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन है? ये अब दोनों को मिला के बात करेंगे तो बीजेपी की तरफ से यही कहा जाएगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मशीन एक्शन कर रही है। ये आप जो पहले सवाल को मैं उल्टी तरफ करके जाता हूँ कि एक बीजेपी ने पिछले 10 सालों के अंदर एक एजेंडा बनाया, कि नैरेटिव बनाया कि सारी की सारी अपोजिशन पार्टियाँ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या परिवारवाद में लिप्त हैं। दोनों इनके एजेंडा था कि परिवारवाद है और भ्रष्टाचार है। तो एक एक करके पिछले 2000 से 14 से जो आपने 121 केसेस की बात की है, उसके अंदर हमेशा वो अपोजिशन के ऊपर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते चले गए, क्योंकि सरकार जो बदली थी, मोदी जी उसी मुद्दे पर बन करके आके प्रधानमंत्री, क्योंकि 2G स्कैम और उस तरह का प्रचार जो हुआ, 2G 3G 4G 5G जीजा जी बहुत सारे जी थे, सब सारे थे। तो वो एक माहौल बना था जिसके लिए वो जीत करके उसको उन्होंने सस्टेन किए रखा। आपको मोदी जी को दाद देनी पड़ेगी, बीजेपी को दाद रखी थी पिछले 10 साल के, क्योंकि लोग समझते थे कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, लालू प्रसाद जी चारा घोटाले में गए, कितने साल अभी तक उनके ऊपर चिपका हुआ है ये। तो उसका एक मनोवृत्ति बन जाती है जनता के अंदर कि इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये भ्रष्ट हैं, इनके खिलाफ हम एक्शन करेंगे तो लोग मानेंगे कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ इलेक्शन हो रहा है। जब इमेज बना, कॉल द से यू कैन गिव बैड नेम टू ए डॉग एंड किल हिम, तो इसलिए हो रहा है कि पहले आप उनको बदनाम करिए, फिर उसके बाद उनको जेल में डालिए, तो लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे। अब सड़क के ऊपर लोग क्यों नहीं उतर रहे? और सोरेन साहब को बंद कर दिया, वहाँ के मुख्यमंत्री थे, 5000 लोग भी सड़क पर नहीं आए। अरविंद केजरीवाल इतने पॉपुलर लीडर दिल्ली के हैं, इतनी सीटें जीती उन्होंने, 90% सीटें जीती, पंजाब में भी जीती, तो सड़क पर लोग क्यों नहीं आ रहे? पहले आते थे। तो ये एक फ़ायदा मोदी जी के सरकार को हो रहा है कि पब्लिक में अनरेस्ट उतना नहीं है, इसलिए हम भ्रष्टाचार के खिलाफ इलेक्शन कर रहे हैं। ये एक दिलों में बैठा हुआ है, पर इसकी एक पलट तस्वीर भी है ना प्रभु। अभी पिछले 4-5 दिनों में अगर आप देखें, जनार्दन रेड्डी 2018 तक कह रहे थे जी बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, लाल कालीन बिछाकर वो अपनी पार्टी का विलय करके बीजेपी, और बीजेपी को कह रहे हैं मेरी मां है, मां की गोद में वापस आ गया जनार्दन रेड्डी। भाई वही बात आप कह रहे हैं, जिसको आप बदनाम कर दे, आप बिल्कुल ठीक है। जो सारे लोग जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो बाहर रह गए हैं, वो डर के मारे आ रहे हैं। तो मैं आपकी दूसरी तरफ रहा हूँ, आप वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं, ये लोग ऐसे हैं कि चुनाव आ गया है, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि सिंपथी थोड़ी सी इन लोगों के फेवर में जा रही है, जो भ्रष्टाचारों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। कि इस तरह से जैसे आपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बंद कर दिया, ऐसे आदमी के स्टेटमेंट पे जिसने खुद 55 करोड़ रुपए आपकी पार्टी को दिया, तो मेरे को लगता है जो वॉशिंग मशीन की बात आपने कही है, जब इसको एक ही लाइन में देख करके चलें
कि सबको जो कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग भ्रष्टाचार के आरोप में थे, उनके ऊपर रेड हुए थे, उनको माफ़ कर दिया। तो ये वॉशिंग मशीन, प्रफुल्ल पटेल 8 महीने पहले हाथ मिलाया बीजेपी से, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस के विलय में जी धांधली हुई, परसों सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी। मतलब टाइमिंग इज ऑफ एसेंस, आप हमसे बेहतर जानते हैं प्रभु। अब चुनावी टाइम है और ये आरोप जब इनकी गूंज सुनाई देने लगी, क्लोजर रिपोर्ट आ जाती है। देखो, चुनाव के अंदर आपको एडिशनलिटी फैक्टर होता है कि आपको सेना के अंदर सैनिकों को जोड़ना है। मोदी जी और बीजेपी, सेना इतनी बड़ी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, परंतु 540 में से 450 सीटों पर उनको कैंडिडेट शायद लड़ा नहीं पा रहे हैं या सरकार नहीं बना पा रहे हैं। ये बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस से आज छोड़ाया, जैसे आपने नवीन जिंदल को छोड़ाया, उसको सीट दे दी, जो बीजेपी का आरएसएस का कार्यकर्ता था, सैनी, एक शरीफ आदमी था जो चुनाव लड़ा, उसको हटा दिया। खदान घोटाले में, कोयला घोटाले में नवीन जिंदल का भी नाम था और बीजेपी नवीन जिंदल पर हमला करती थी, उनका नाम, बिल्कुल ठीक बात। तो यही बात है ना कि चुनाव एक तो साम दाम दंड भेद, मैंने पहले उसी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। पर आम जनता, देखिए आपका इतना लंबा तजुर्बा है प्रभु, आम जनता कैसे देख रही है इसे? आपने एक बात वो वाजिब फरमाई कि भाई लोग सड़कों पर उतरते नहीं दिख रहे हैं, पर ऐसा भी होता है ना, घर में बैठा हुआ आदमी और अंदर उसके इरिटेशन आ रही है, गुस्सा या नाराजगी भी पनप रही है। जब इंदिरा गांधी के खिलाफ 1974 के अंदर हुआ था, लाखों लोग सड़क पर आए थे, परंतु वो आजकल मौसम नहीं है, क्योंकि आजकल के युवा नेता जो हैं थोड़े आराम परस्त हैं। आपने कहा प्रकट कैसे होगा? प्रकट तब होगा जब आपकी वोटिंग होगी। अभी तक तो यह है कि जिस तरह से कॉन्फिडेंस रूलिंग पार्टी में आज से 10-15 दिन पहले दिखाई देता था, उसमें थोड़ी कमी ज़रूर आई है। आपके टीवी चैनल पर भी देखते होंगे, बड़े बड़े नेता बीजेपी के आजकल जो इलेक्टोरल बॉन्ड जब से लिस्ट आई है, उसके थोड़े डिफेंसिव हो गए हैं। वो अपनी कार्यकर्ताओं के साथ लगे हुए हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं। 600 वकील उतर गए, चिट्ठी लिख दी मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को कि जी जुडिशरी की इंटेग्रिटी पर आघात हो रहा है, कि जैसे मानो इलेक्टोरल बॉन्ड पर दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया और खुलासा करना पड़ गया। गलत तो नहीं रीड कर रहा हूं मैं उस लेटर को प्रभु? भाषण कर रही थी, आपने सुना होगा। मैं ये कह रहा हूँ ना, आज सुप्रीम कोर्ट की एक जज ने एक स्टेटमेंट दिया, अभी पढ़ेंगे। उन्होंने कहा जी डेमोनेटाइजेशन हुआ था जिसमें कहा गया था कि ब्लैक मनी आएगी वापस, उसके अंदर वाइट, वो कहती है ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट हुई है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि 90% वापस आ गया था, 98%। कि जुडिशरी जो क्योंकि लगता है थोड़ी इंडिपेंडेंट दिखाई दे रही थी पिछले 5 साल के अंदर, जुडिशरी का जो रंग देखा हम सब लोगों ने कि जजमेंट के हिसाब से लोग सपोर्ट करते हैं, जजमेंट के हिसाब से विरोध करते हैं। जजमेंट जो मेरे को पसंद नहीं है वो ख़राब है, जजमेंट मेरे को अच्छी लगती है वो सब अच्छी सपोर्ट करते हैं। तो बीजेपी समर्थक जो 600 वकील इकट्ठे हुए हैं, सारे सरकार के समर्थक ही होंगे, परंतु जब गोगोई जैसे लोग चीफ जस्टिस को आप राज्यसभा का मेंबर बना देते हैं तो जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी किसने खराब की? कलकत्ता हाई कोर्ट के जज इस्तीफा देते हैं, अब उम्मीदवार हो गए, कूलिंग ऑफ पीरियड भी नहीं। आपके पुराने मित्र अरुण जेटली वो गला फाड़ कर कहते थे कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। नहीं, पोस्ट रिटायरमेंट में रिटायरिंग जजेस वर्किंग फॉर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब, उनकी जजमेंट, उनका स्टेटमेंट बड़ा फेमस जजमेंट था जो राज्यसभा में बोल रहे थे कि रिटायरिंग जजेस आर लुकिंग फॉर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। तो उन्होंने जुडिशरी के ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक तो उन्होंने किया था सबसे पहले। तो इसलिए उनकी अगर भाषण सुना जाए तो, पर अब ये जो है ना कि जब आप पावर में हैं, मैंने पहले कहा कि पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है। पब्लिक ओपिनियन, मोदी जी और उनकी सरकार को लगता है कि जितने नेता हमने कटघरे में खड़े किए हैं, फारूक अब्दुल्ला को देखो, क्रिकेट सैम में कहीं फंसे हुए हैं, उसके अंदर फंसे, हर एक के खिलाफ कुछ ना कुछ केस पहले से चल रहे हैं। अगर वो नहीं होते शायद परेशानी नहीं होती इतनी। तो भ्रष्ट उसका फ़ायदा उठा करके आप थोड़ा एक्सेसिव कर रहे हैं यूटिलाइजेशन, और बाबू लोगों को लगता है कि ये जीत सकते हैं दोबारा से। वो तो ये कैट एंड माउस गेम भी चल रहा है, बिल्ली और चूहे का खेल भी चल रहा है। दिबांग, आप कैसे देखते हैं? प्रभु जो कह रहे हैं सड़कों पर तो लोग नहीं उतर रहे हैं, पर एक तरफ वॉशिंग मशीन, उसके भी साक्ष्य हमारे सामने हैं, और दूसरी तरफ ऑपरेशन क्लीन भी हो रहा है, इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। आम आदमी इसे कैसे देख रहा है? आपने अभी तक जो नब्ज टटोली, आपने क्या पाया? देखिए, आम आदमी के बजाय मैं कुछ खास आदमी की बात बता दूं। जो बात प्रभु कह रहे थे कि इन लोग डिफेंसिव हैं, यानी पिछले एक हफ्ते में मैंने 2 बड़े मंत्रियों के इंटरव्यू किए, राजनाथ सिंह का और नितिन गडकरी का। दोनों से जब ये पूछो कि भाई जो केजरीवाल वाला मामला है,
औरो फार्मा का जिसका आपने जिक्र किया, या डीएलएफ जैसी कंपनी थी कि सीबीआई रेट से पहले कुछ भी नहीं देते थे, सीबीआई रेट के बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे, बीजेपी को दिए, सीबीआई के रेट से बाहर निकले। हाँ, लगभग 2,500 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिन पर रेड हुई, उन्होंने दिया है। वो 8,200 ऐसी कंपनियों ने पैसा दिया जो जीरो लॉस, जो कोई प्रॉफिट नहीं करती थी, और उन्होंने जाके आके फंड दिए। कई कंपनियां ऐसी हैं जो केवल बनी इसलिए जिन्होंने फंड दिए और कुछ नहीं किया। तो सवाल ये है कि साफ दिखाई दे रहा है, एक कंपनी जो मैंने सवाल भी पूछा कि भाई मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनी है, गडकरी साहब से मैंने पूछा कि आपका मंत्रालय उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देता रहा, वो वहाँ दान देते हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वो तो ये कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है आजाद भारत का। जी हाँ, बिल्कुल वो कह रहे हैं, और जरूर कह रहे हैं, उनको कोट करना जरूरी है यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। पर मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप दूसरी तरफ से देखें, इन एजेंसीज को जरा एक क्लोजअप में देखें। आप ये देखिए, आलोक वर्मा सीबीआई के डायरेक्टर रहे, और ये कहा गया कि साहब ये राफेल का जो घोटाला हुआ कथित, उसकी जांच की कुछ तैयारी कर रहे हैं। रातों रात उनका ऑफिस सीज हुआ, उनको हटाया गया, उनके एक जूनियर को बनाया गया उनकी जगह पर। सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिस्टोर किया, और तब ये अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी होती थी जिसमें एलओपी, जस्टिस सीकरी यानी प्रधानमंत्री खड़गे साहब और जस्टिस सीकरी ने फैसला किया कि नहीं, इनको रीइंस्टेट करवाना चाहिए। रीइंस्टेट जब हुए उसके बाद उनके पास कुछ ही दिन बचे थे। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप एक और अधिकारी देखिए, संजय मिश्रा, ईडी के डायरेक्टर, उनका कार्यकाल रखा गया नवंबर 2018 से 2020 के बीच में। उन्होंने जब कार्यकाल खत्म होने वाला था, वो 1 साल और बढ़ा दिया गया। कैसे बढ़ाया, कितना इंटरेस्टिंग है, उन्होंने जो अपॉइंटमेंट की डेट थी उसको 1 साल आगे ले आए वो, तो 1 साल और बढ़ गया। इस पर बड़ा हल्ला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपने ये जो किया है ये क्यों किया, तो सरकार ने कहा बहुत जरूरी काम कर रहे थे ये, इसलिए क्या। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है, बहुत ही रेयर केसेस में करें और इनके साथ अब दोबारा ना करें। और फिर क्या हुआ, टर्म खत्म होने के 5 दिन पहले सरकार ने क्या किया, सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई। क्या कहा उसमें कि अब हम ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर्स के कार्यकाल को 1 साल बढ़ा सकते हैं, और ये हम 5 बार कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप कर क्या रहे हैं कि आपने 5 बार बढ़ाने का जिम्मा ले लिया, लगातार अभी भी मौजूद हैं। नहीं, वो रिटायर हो गए। हाँ, रिटायर हो गए वो, और वो जब रिटायर हुए उसमें फिर मामला फंसा। हाँ। इन लोगों ने अक्टूबर तक टाइम दिया था, उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि नहीं। हाँ। तो 2023 सितंबर 15-16 तारीख की रात के बाद ये नहीं रहेंगे। हाँ। कौन है ये अधिकारी? हाँ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोरेन साहब, डीएमके के कई नेता, डीएस के जो कर्नाटक के बड़े नेता, हाँ, डी.के. शिव कुमार, हाँ, इन सब के मामलों को ये संभालते थे। बहुत मुस्तैद नेता, बहुत। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप पर तैयारी कर रहे हैं, तैयारी जो कर रहे हैं, हाँ, इन मामलों की, वो तैयारी भी खासी तैयारी है। नहीं, तैयारी खास है, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में तो पूछा, आपके पास कोई अधिकारी नहीं है और क्या? कोई अधिकारी नहीं है क्या? हाँ। यही बचे हैं क्या? उसमें भी 2023 का जो आप जिक्र कर रहे हैं, दिसंबर तक वो कंटिन्यू करवाना चाह रहे थे, करवाना बावजूद सुप्रीम कोर्ट की लगातार इंटरवेंशन। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप वो क्या दिखाता है ये, मैं सिर्फ ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं, ये दिखाता है कि किस तरीके से तैयारी है उनकी, पर पब्लिक में कोर्ट के कहने के बावजूद। अब आप पब्लिक में जो गूंज की बात है, देखिए, जो ये प्रभु ने भी बात कही, हाँ, कि पब्लिक में नेता जरूर कुछ थोड़े से अनसेटल लग रहे थे, और आपने देखा होगा दोनों इंटरव्यू अनसेटल लग रहे हैं। मैं अपने इंटरव्यू की पब्लिसिटी भी कर रहा हूं, वो तो आपकी आदत है। नितिन गडकरी का इंटरव्यू दोबारा चलेगा चैनल पर, वो जरूर देखिएगा। कभी हमारे इंटरव्यू की भी थोड़ी पब्लिसिटी कर दीजिए। जरूर, आपकी तो बहुत पब्लिसिटी वैसे। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मैं ये कह रहा हूं एक बड़ी बात, कि आप ये जो कह रहे हैं कि पब्लिक में वो बात नहीं है, पब्लिक में ये बात कौन करेंगे, पब्लिक को सही सरल भाषा में ये कौन बताएंगे। आप अगर पार्टी बना लेते तो बात दूसरी थी, पर पब्लिक में कौन है जो इसको हिंदी में सरल भाषा में समझा सके? क्या राहुल गांधी सरल भाषा में इस चीज को लोगों को समझा सकते हैं? मैं आपको कहता हूं कि नहीं समझा सकते हैं। ये प्रॉब्लम है क्या? भाषा नहीं है उनके अंदर, वो शब्द नहीं है, ऐसे नेता नहीं है जो इसको कम्युनिकेट कर सके। देखिए, इस तरह के नेता होते थे, कौन होते थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह,
वो एक पर्ची लेकर, पर्ची कभी दिखाया ही नहीं। कितने तरीके से इनके हमने इंटरव्यूज किए हुए हैं, इनकी रैलियां हमने कवर की हुई हैं, कितने सलीके से बात करते थे। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को वो बातें समझ में आती थी। वो कम्युनिकेटर नहीं है। उधर प्रधानमंत्री हैं, उधर प्रधानमंत्री हैं। अंत में एक वाक्य कि इतनी अच्छी तरीके से, इतनी मजबूती से अपनी बात कहते हैं कि आप उस पर विश्वास करते हैं। वैसा नहीं है। ये कम्युनिकेशन गैप है, समझा नहीं पा रहे हैं, या भ्रष्टाचार का आरोप विपक्ष पर ही चस्पा हो रहा है, बीजेपी पर चस्पा हो ही नहीं पा रहा है। तमाम साक्ष्यों के बावजूद ये सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सुराग मिलते हैं विपक्ष को, मेरा मानना है कि विपक्ष उसका इस्तेमाल नहीं करता ठीक से। अभी देखिए, निर्मला सीतारमण है जो देश की वित्त मंत्री हैं, और मैं उनकी प्रशंसा भी करूंगा वहां पे, उन्होंने बेबाकी से ये कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकती लोकसभा का तमिलनाडु से या आंध्र प्रदेश से, क्योंकि आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, दैट टाइप ऑफ मनी। मेरे ख्याल से यही सेंटेंस था। तो सवाल ये है कि ये दैट टाइप ऑफ मनी क्या है। एक तो वित्त मंत्री ने ये मान लिया 95 लाख की जो सीमा बना रखी है उतने में चुनाव लड़ा नहीं जा सकता। ये दैट टाइप ऑफ मनी क्या है, वित्त मंत्री मान रही है। मतलब भाजपा के जो नेता या जो भी जिन लोगों को टिकट मिला है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास दैट टाइप ऑफ मनी है। तो विपक्ष ने, ये सीधे सीधे विपक्ष के लिए एक निमंत्रण था कि आप आइए, इस मुद्दे को उठाइए और पूछिए कि भाई वो दैट टाइप ऑफ मनी भाजपा के जिन नेताओं के पास है। और निर्मला सीतारमण की तारीफ करनी चाहिए थी, भाई उन्होंने बेबाकी से ये बात कही, उन्होंने एक सच्चाई का बयान दिया। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा जिस तरह से उठाया जाना चाहिए था, नहीं उठाया गया। विपक्ष तो ये कह रहा है विज्ञापन नहीं दे पा रहे, हम तो रेल में नहीं भेज रहे पा रहे नेताओं को, फ्लाइट में नहीं भेज पा रहे, भाई ये जेब में नहीं है पैसे, चुनाव लड़ेंगे कैसे। मैं मुद्दे को और जो क्लू मिला है आपको उसको पिक करने का, उसको पकड़ने की बात कह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि जितनी बुलंद आवाज में, जितने योजना पूर्वक, जितने प्रभावी तरीके से यह सवाल जनता के बीच में ले जाया जाना चाहिए, विपक्ष उसका 50% क्या, मैं समझता हूं 25-30% भी नहीं कर रहा है। तो ये विपक्ष की नाकामी है या बेजा इस्तेमाल है सत्ता के पावर का, उसके बल का। नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता के बेजा इस्तेमाल की उस्ताद है। जो पार्टी सत्ता में होती है वो कुछ ना कुछ ये काम जरूर करती है। नरेंद्र मोदी ने उसको एक नए चरण में पहुंचा दिया, ये सही बात है। लेकिन विपक्ष को भी जो करना चाहिए, विपक्ष वो नहीं कर रहा है। विपक्ष के पास बहुत बातें करने के लिए हैं, बहुत मुद्दे करने के लिए हैं, लेकिन वो उस बातों को नहीं कर पाता। वो सड़क के ऊपर, वो देखिए, जहां तक प्रभु की बात है, प्रभु चावला साहब की बात है, उनकी बात सही है कि उस तरह के आंदोलन, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन नहीं हो रहा है। लेकिन हम देखेंगे कि जिम्मेदारी किसकी है पिछले 10-12, वो तो विपक्ष की है ही, लेकिन पिछले 10-12 साल में आंदोलनों का किरदार भी बदला है। बहुत से लोग जिनके मन में भड़ास है, सोशल मीडिया पे भड़ास निकल जाती है, ट्विटर इसको अब एक्स कहते हैं, वहां भड़ास निकल जाती है। बहुत तरीके से लोग अपनी बात को कह रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन पूरे इससे फजा नहीं बनती, हवा नहीं बनती बिल्कुल। और हवा बनाने के लिए जो काम करना चाहिए था वो विपक्षी पार्टियों को करना चाहिए था। अब आप देखिए, राजनाथ सिंह जी से कल दिवांग इंटरव्यू ले रहे थे, चीन के ऊपर दिवांग ने उनसे पूछा, ये भ्रष्टाचार वाले मसले जोड़ा हुआ नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मसला है, मिश्रा भाई क्या भारत की जमीन चीन ने दाब रखी है? राजनाथ सिंह ने बड़ा एक डिप्लोमेटिक बयान दिया, उन्होंने कहीं नहीं कहा स्पष्ट रूप से कि भारत की जमीन चीन ने नहीं दाब रखी है। उन्होंने कहा है कि भारत पराजित नहीं है, ये उन्होंने नहीं कहा कि भारत जीत गया है या जीतने के करीब है। लेकिन विपक्ष ने तो उस मुद्दे को नहीं उठाया। सोनिया गांधी ने जो 9 मुद्दे पटना की मीटिंग के बाद भेजे थे, संदीप, अब देखिए आप दिबांग के ही शो को और प्रमोट करने लगे। कल मेरे साथ मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और ये सवाल निर्मला सीतारमण वाला मैंने उनसे पूछा। बिल्कुल, मैं सुन रहा था। वो सवाल पूछा और जो असल आम आदमी को संदेश देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। हुजूर वाला मैं दिमाग का भी श्रोता हूं और आपका भी श्रोता हूं। मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि ये तमाम मुद्दे बहुत ही सब्सटेंशियल, बहुत बड़े, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन मुद्दों को दिमाग ने कहा कि बहुत ही सरल भाषा में जनता तक पहुंचाना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं भाई। आप भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है क्या? सवाल यहां पर अब ये भी आ जाता है, बहुत बड़ा मुद्दा है। जो बातें वो मशीन रख के नाटकीयता के साथ कही जा रही थी, इन बातों को बहुत पहले ही करोड़ों पर्चे देश में बांट देने चाहिए थे। न जाने आप कह रहे हैं कि पत्र लिख देने चाहिए थे। 24 अकबर रोड पर वॉशिंग मशीन लगाने के बजाय सड़क पर लेकर बैठ जाएंगे। वही मैं कह रहा हूं, करोड़ों पर्चे इस देश में बांट देना। हर आदमी के हाथ में पर्चा होता,
सड़क पर पड़े होते लोग पर्चा उठाते कह रहे इसमें क्या लिखा हुआ है। दीवारों पर दीवारें पोस्टरों से भर जानी तो चाहिए मतलब ये सब नहीं किया गया। ये कंसेंसस बन रहा है विज्ञान कि विपक्ष समझा नहीं पा रहा है, पर विपक्ष को समझाने की बात मैं थोड़ा अलग भी कर दूं। इसमें विपक्ष के अपने तर्क हैं, मीडिया वैसी कवरेज नहीं देता, हमें उतने मंच नहीं मिलते अपनी बात कहने के लिए। पर जनता किस तरह से देख रही है? जनता बेखबर तो नहीं है, यह पब्लिक है, यह सब जानती है। देखिए, मैं इस वक्त आपके प्रोग्राम में हूं। हाँ, बहुत देर से आपने बोलने का मौका दिया। अब मेरे पास विपक्ष की तरह दो बातें हो सकती हैं। एक तो मैं एक्सक्यूज दे दूं कि भाई देखो संदीप, इतना देर से आपने हमको बोलने का मौका दिया, या मैं दूसरा काम ये कर सकता हूं कि देर ही सही लेकिन आपने मौका दिया तो अपनी बात रखूं। सो बेसिकली इट्स अ गेम ऑफ द माइंडसेट। विपक्ष अगर अपने माइंडसेट को नहीं परिवर्तित करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरह की जितनी भी बहसें हैं, और ये बात सभी लोग बोल रहे हैं, सारी बातें सभी लोग बोल चुके हैं, कोई उसमें ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कि हिंदुस्तान की जनता करप्शन के मुद्दे को समझती है, और जब समझ जाती है, जब उसके जहन और दिमाग में वो घुस जाता है, तो वो सरकारें भी बदल देती है, केंद्र की भी, राज्य की भी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको डायरेक्ट बेयरिंग तरीके से, यानी कि सीधे तरीके से, सीधी जबान में, बगैर कोई लपेट या कोई तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करते हुए आप उसको समझाइए कि ये है इस देश में इस वक्त इस 24 के चुनाव का करप्शन का मुद्दा। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी अपने करप्शन को अपने तरह से हैंडल कर रही है और कोशिश ये कर रही है कि बाकी सारे ऑपोजिशन को पेंट कर दे, रंग दे कि ये भ्रष्टाचारियों का कुनबा है। नहीं, आम आदमी का मानस क्या बन रहा है विज्ञान? ये वॉशिंग मशीन है बीजेपी की, या भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन है? नहीं, आम आदमी का मानस तो मुझे नहीं पता क्या बन रहा है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक पार्टी के हेडक्वार्टर पर वॉशिंग मशीन रख देने से और उसमें से एक शर्ट धो के निकाल के और फिर वापस रख देना, जो भी कांग्रेस ने आज किया, इससे कुछ नहीं होगा। आपको इससे कहीं व्यापक तौर पर लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि ये वो करप्शन है जिससे आपका, यानी कि आम जनता का नुकसान हुआ है सीधे तौर पर, तब वो कन्विंसिंग पॉइंट पर आएगा। टेलीविजन के लिए अच्छी ड्रामेटिक्स नहीं, प्रभु ने एक अहम बात कही, अभिज्ञान, प्रभु ने एक अहम बात कही कि आम आदमी सड़क पर तो आ नहीं रहा। ये बीजेपी के लिए ऑल द मोर रीजन हो जाता है कि जो वो कार्रवाई कर रहे हैं कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब कैलाश गहलोत का भी नाम आ गया, अब उन्हें धरने की बारी आ गई, आतिशी का भी नाम अब सामने आने लगा है। तो ये कार्रवाई तो अभी रुकने नहीं वाली है। हाँ, नहीं, जो प्रभु चावला कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। और साथ में बिल्कुल सही पॉइंट उन्होंने रखा है, एक मैसेज भी जा रहा है। देखिए, जो लोग पास्ट में पावर में रहकर अगर वो करप्शन में इंडल्ज हुए हैं किसी न किसी फॉर्म में, तो वो जो प्रभु चावला का पॉइंट है ये बड़ा वैलिड है। बीजेपी को हौसला मिलेगा और मिलना भी चाहिए, ये कोई गलत नहीं है। बीजेपी, यहां पे राजनीति हो रही है, कोई भोलू राम का खेल नहीं है। तो वो सोच रही है, वो देख रही है कि रिएक्शन तो हो नहीं रहा है, तो पुश करो। और जो लोग देख रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अगर अतीत में उन्होंने पास्ट में कोई गड़बड़ काम किया होगा, उनकी भी जान निकल रही होगी, उनकी भी जान सूख रही होगी। कोई तो उसमें से डर के मारे ही चले गए बीजेपी में कि इससे पहले कुछ हो चले जाओ, नहीं तो हम लपेट दिए जाएंगे। तो ये सब कर्मों का फल है, कर्मों का भी फल है। लेकिन इसमें अब मीडिया की जिम्मेदारी पर भी आना चाहूंगा। अभिज्ञान, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं 2011, आज से 13 साल पहले लिए चलता हूं अब दर्शकों को। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो कारपेट कवरेज हुई अन्ना आंदोलन की, अरविंद केजरीवाल की, और जो आरोप जहां से लगे, 2G, 3G, 4G, 5G, जीजा जी, विनोद राय जो कह देते थे उसको मतलब गोल्डन वर्ड्स मानकर चला जा रहा था। 1,76,000 करोड़ का घोटाला है तो है, जीरो लॉस थियरी दे दी तो उस पर मतलब चारों खाने और चारों चौतरफा हमले हुए कपिल सिब्बल पर। आज जो ये आरोप आ रहे हैं, उस वक्त की मीडिया कवरेज और आज की मीडिया कवरेज में कितना फर्क पाते हैं? दोनों, क्योंकि अन्ना का एक आंदोलन था,
ठीक है, तो आंदोलन के साथ साथ आंदोलन का पॉइंट बहुत अहमियत रखता है, तो वो एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ होने वाले दिल्ली के इवेंट में भी तब्दील हो गया। स्वाभाविक था कि मीडिया का, जब वो यहां से शुरू हुआ जंतर मंतर से, तब उतना फोकस नहीं था, लेकिन जब वो रामलीला मैदान तक पहुंचा, हम सब का फोकस बड़ा होकर वहां पर पहुंचा, और इसीलिए कांग्रेस की गवर्नमेंट लोगों को करप्ट लगने लगी, जिसके बारे में वो सुन रहे थे 2010 से कॉमनवेल्थ, उसके बाद फिर कोल स्कैम, उसके बाद 2G, उन परसेप्शन बिल्ड होने लगा। यही तो पॉइंट है यहां पर कि वो परसेप्शन बिल्ड होने लगा, धारणा बनने लगी कि नहीं, ये कांग्रेस की सरकार, ये 1 लाख करोड़, फलाना 1000 करोड़, इतना करोड़, पता नहीं कितना करोड़ ये लोग खा गए। और वो परसेप्शन ने, वो धारणा ने एकदम से सेंटर स्टेज क्रिएट कर दिया 2013 आते आते तक नरेंद्र मोदी के लिए कि ही इज द लीडर, ये आएगा, साफ सफाई करेगा। तो आप अगर आज आज भ्रष्टाचार की कार्रवाई जो है वो कितनी, ठीक है अभिज्ञान संजय, भ्रष्टाचार क्या सबसे बड़ा मुद्दा बनता अब दिखाई दे रहा है 2024 के चुनाव का, या ये दरअसल सिर्फ छौंक है? नहीं, मुझे लगता है संदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कोशिश है कि इस मुद्दे को लगातार गर्म रखा जाए, क्योंकि आप आम जनता के नजरिए से देखेंगे तो भ्रष्टाचार कोई एक्सेप्ट नहीं करता और उसके खिलाफ बहुत रोष होता है। तो मुझे लगता है एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है क्या सबसे बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि चुनाव के हर फेज में इसकी गूंज कहीं ना कहीं सुनाई पड़ेगी। और इसमें जो विपक्ष कह रहा है कि जी ये हमारे खिलाफ एक तरफा कार्रवाई है, ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, हमारे लोगों को जेल में डाल दो या हमारे लोगों को तोड़ लो दबाव बनाकर, इसमें कितना दम लगता है, या ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल हो रहा है? नहीं, मैं तो ये नहीं कहूंगा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल है, क्योंकि जनता के नजरिए से भी देखें संदीप तो दोनों स्टोरी पैरेलल चल रही है। जनता बड़ी संख्या में कहती है कि भाई थोड़ा एक तरफा तो है, ये जो एजेंसी है ईडी सीबीआई, इसका इस्तेमाल तो एक तरफा हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीजेपी के सारे नेता दूध को धिले हैं और उनपे कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं होंगे। तो जनता ये समझती है, लेकिन इसके ये कहने का अर्थ ये नहीं वो मानती कि जिन पर आरोप लगे हैं या जिन पर कार्रवाई हो रही है उन पे कोई आरोप नहीं है। बड़ी संख्या में लोगों को लगता है कि भाई अगर आपको ईडी का सम्मन आया है, आप जेल में ले जाए जा रहे हैं, आप पर आरोप लग रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। अब जैसे अरविंद केजरीवाल को 9 सम्मन आए, तो मुझे लगता है जनता को ये भी लगता है कि अगर कोई घोटाला नहीं था, आप किसी चीज में आपसे ने कोई गलती नहीं की, तो कम से कम जाना चाहिए था, अपनी सफाई देनी चाहिए थी। और अगर आपने सफाई नहीं दी, कानून कुछ ऐसा हो गया है पीएमएलए का, वो इतना कठोर और एक तरफा, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बना दिया गया है। अब फर्ज कीजिए संजय आप पर या मुझ पर कि संदीप ने 5 करोड़ रुपए ले लिए, ये आरोप लगा दे ईडी और मुझे उठा ले या समन भेजे, मैं ना दूं तो भी मैं गुनहगार, मैं समन का जवाब दूं, जी जवाब संतुष्ट नहीं करते हैं, इनको तो हिरासत में लेना होगा, और हिरासत में लेने के बाद ओनस लाइज ऑन मी, मुझे अपनी निर्दोष होने के सबूत देने होंगे, उनको कोई सबूत देने की जरूरत नहीं कि हां भाई इसने ये पैसे लिए। शराब घोटाले में 2 साल से कार्रवाई चल रही है, 1 रुपए की भी ट्रेल पकड़ी गई है अभी तक? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं संदीप कि इस तरह जो आप जिस रूल या जिस कानून का जिक्र कर रहे हैं वो बहुत एक तरफा है, क्योंकि आप पे आरोप लगे, आपको गिरफ्तार किया गया, अब आप पे ओनस है कि आप इसको स्पष्ट करें। है तो बहुत मुश्किल, लेकिन फिर भी जनता को देखिए, मुझे लगता है आज का वोटर बहुत डिवाइडेड है, बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। सिंपैथी वेव की बात हो रही है कि क्या बड़ी सिंपैथी होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी सिंपैथी होने वाली है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, क्योंकि इतना डिवाइडेड है। जो लोगों को लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ जरूर किया होगा, आम आदमी पार्टी के नेता जरूर इस भ्रष्टाचार में कुछ ना कुछ तो काला होगा, केजरीवाल भी इसमें शामिल है, तो कुछ ना कुछ तो लगता है उनके मन में, और ये वो मानने को तैयार नहीं है कि कुछ भी नहीं किया, लेकिन इनके तो 4 मतलब बड़ा जटिल सा मुद्दा है। आपको जोड़ना चाह रहे थे? अभी जोड़ना चाहता था। देखिए इस वक्त आचार संहिता लगी हुई है, बहुत सारे मामले चुनाव आयोग के हाथों में हैं, मुझे ठीक से मालूम नहीं है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो ज्यादा कुशल और योग्य लोग और विशेषज्ञ लोग बैठे हुए हैं वो ये बताएं कि इसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका है। क्या चुनाव आयोग, क्या ईडी चुनाव आयोग से पूछ के कर रही है,
या चुनाव आयोग ने अपने दायरे से ईडी को, सीबीआई को, इनको सबको बाहर निकाल दिया है? ये सारी जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ये तो चुनाव के ठीक बाद 10 जून के बाद भी हो सकती थी। भाई कांग्रेस को जो इनकम टैक्स का नोटिस मिला है वो 10 जून के बाद भी दिया जा सकता था। जरूरी थोड़ी ना है कि वो चुनाव के दौरान ही दिया जाए। आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ये वो बाद में भी दिया जा सकता था, लेकिन पूरा खेल तो यही है। अगर आप उदाहरण देखें, अगर लड़ाई तो 24 की है जी, 24 की है। और ऐसा नहीं है, अगर आप पिछले चुनाव देखें तो बिल्कुल चुनाव के दौरान ही पश्चिम बंगाल में गिरफ्तारियां हुई पार्थ चैटर्जी की, बुलाया गया उनको। आप अगर तमिलनाडु में देखें तो चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री की बेटी के वहाँ पर रेड हुई। यही हाल हुआ केरल में। मैं पीएमएलए कानून पर बोल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि आप एक के बाद एक लगातार इस जांच को बढ़ाते हुए जा नहीं सकते और लोगों की गिरफ्तारी को लगातार बढ़ा नहीं सकते जो हो रहा है। तो ये आप जांच की बात जरूर है, पर आप जांच कब पूरी करेंगे? आप परपेचुइटी में जांच नहीं चलती रह सकती। हाँ। और ये एक बड़ा कानून है, ये बड़ी इस कानून में खामी है जिसका जो भी सत्ता में होगा वो हमेशा फायदा उठाएगा। नहीं, अब इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष की तो बात हो गई। एक आखिरी सवाल प्रभु आपसे, जो अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में भी कहा कि शराब घोटाले में भाई मुझे राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर अब आरोपी बना दिया गया कि आम आदमी पार्टी को पैसे मिले। तो शरद रेड्डी और अरबिंदो फार्मा का जो डायरेक्टर है उसकी कंपनी ने 55 करोड़ बीजेपी को भी दिए, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये लेवल प्लेइंग फील्ड भी आएगा या ये बस आरोपों तक सिमट जाएगा खेल? संदीप जी, पहली बार हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी को भी एक एक्यूज बनाया जा रहा है। अभी तक हुआ नहीं था पहले, अभी पहली बार हुआ है ये। पर मैं इसमें ये कहना हूँ कि ये एक पॉलिटिकल एक्शन तो हो रहा है, परंतु मैं पहले एक बात क्लियर कर जाता हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट की जो बात की है कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर हावी होगा कि नहीं होगा। क्राइम जब आप कहते हैं किसी चीज़ को, तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट ने मर्डर कर दिया इलेक्शन के दौरान, तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ कि इसलिए आप बाद में उसको अरेस्ट करेंगे इलेक्शन के बाद? तो ये एक फायदा उसका उठाता, ये लूप होल है कि क्रिमिनल एक्टिविटी कोड ऑफ कंडक्ट में कवर नहीं होती। तो इसलिए जब क्रिमिनल एक्टिविटी आपके खिलाफ एफआईआर हो गई, जो रिकॉग्नाइज कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, उसके ऊपर कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। ये तो सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरह के एक्शन हम लोगों को नहीं। ये तो एथिक्स की बात है, एथिक्स की बात है, पर एथिक्स कहाँ हो रहा है यहाँ पर? नैतिकता का जमाना कहाँ है राजनीति में? साम दाम दंड भेद का जमाना है क्या? दो समानांतर धाराएं बह रही हैं, एक तरफ वॉशिंग मशीन, एक तरफ ऑपरेशन क्लीन। भ्रष्टाचारी की जगह जेल होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जानी चाहिए, पर लेवल प्लेइंग फील्ड भी होनी चाहिए।